अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की सदारत में तेलंगाना काबीना का हुआ इजलास। बीसी जुमरा की दर्जाबंदी और तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफा, किसानों का कर्जा, राशन कार्ड की इजराई समेत दीगर उमूर पर गौर व खौस। नए राशन कार्ड के लिए दरखास्तें 2 अक्टूबर से कबूल की जाएं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अहदेदारों को दी हिदायत। वक्फ बोर्ड तरमीम बिल 2024 पर मुश्तरका पार्लियानी कमेटी को बड़ी तादाद में तहरीरी नुमाइंदगी और ईमेल्स मौसूल हुए। कमेटी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल की लोकसभा स्पीकर से मुलाकात। मजीद 15 अफसरान मुलाजिमीन तफसीली जायजे के लिए दिए गए। कर्नाटक हाई कोर्ट के जज जस्टिस वी श्रीशानंद की जानिब से बेंगलुरु के इलाके को पाकिस्तान कहने पर सुप्रीम कोर्ट ने अज़ लिया नोटिस। 5 जजों की बेंच ने अदालती अक़दार को बरकरार रखने पर दिया जोर। 25 सितंबर को होगी दोबारा समाअत। और काबिज इसराइली फ़ौज ने अमरीकी और मगरबी माली की फ़ौजी मदद से गजा पट्टी में जारी रखी नस्ल कुशी की भयानक मुहिम। ताज़ा हमलों में दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद। हेडलाइंस आपने देखी और अब पेश है खबरों की तफसीलात। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। तेलंगाना काबीना का इजलास आज मुनक़िद हुआ। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इस मीटिंग की सदारत की। समझा जा रहा है कि इजलास में बीसी ज़ुमरे की दर्जाबंदी और तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफे के अलावा रियासत में किसानों की कर्ज माफ़ी स्कीम पर भी बातचीत की गई है। किसानों को रहतो भरोसा के जरिए 15,000 रुपये फ़ी एकड़ फराहमी के मुतालिक फ़ैसले का भी इम्कान है। नए राशन कार्ड, हेल्थ कार्ड की इजराई पर भी बातचीत हुई। इस दौरान इत्तला है कि आज सेक्रेटरीट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेवंत रेड्डी और मल्लू भट्टी ने सिंगारेड्डी कॉलरेज लिमिटेड के मुलाजिमीन के लिए 796 करोड़ रुपए बोनस का ऐलान किया। అలాంటి సింగరేణి సంస్థ గత సంవత్సరం మొత్తం సంస్థ యొక్క ఉత్పత్తులు వ్యాపారానికి సంబంధించి వాళ్ళు పొందిన లాభాలు దానికి సంబంధించి దసరా ముందు ఈ లాభాలలో వాళ్ళకు వాటాలను పంచడం ద్వారా సింగరేణి ఘన కార్మికుల యొక్క కుటుంబాలలో ఆనందాన్ని చూడాలన్న ఆలోచనతోని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సింగరేణి సంస్థ యాజమాన్యం వాళ్ళకు బోనస్ ప్రకటించాలన్న ఒక మంచి ఆలోచనతోని ఈరోజు మా ఉప ముఖ్యమంత్రి బట్టి విక్రమార్క గారు ప్రతిపాదన తీసుకొని రావడం జరిగింది. వారి ప్రతిపాదన మేరకు సింగరేణి కార్మికులకు బోనస్ను ప్రకటించడానికి ఇక్కడ మంత్రివర్గ సభ్యులు, ఆ ప్రాంత శాసనసభ్యులు అందరం కూడా ఈ పత్రికా సమావేశంలో మీ ముందుకు రావడం జరిగింది. దీనికి సంబంధించి పూర్తి వివరాలను పాత్రికేయ మిత్రులకు వివరించాల్సిందిగా ఉప ముఖ్యమంత్రి బట్టి విక్రమార్క గారికి. కార్మికులకి అంటే ఉద్యోగస్తులకి సరాసరి యావరేజ్ 1,90,000 రూపాయలుగా 1,90,000 రూపాయలుగా పంచేటువంటి కార్యక్రమాన్ని ఈ సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి గారి సమక్షంలో యావత్ మంత్రిమండలి మొత్తం సింగరేణి యాజమాన్యంతో కలిసి ఇప్పుడు ప్రకటిస్తా ఉన్నాం. దీనికి మేమంతా చాలా సంతోషిస్తా ఉన్నాం. ఇంత పెద్ద ఎత్తున పంచుతున్నాం. గత సంవత్సరం కార్మికులకి 1,80,000 పంచితే ఈ సంవత్సరం అదనంగా 1,70,000 పంచితే ఈ సంవత్సరం అదనంగా ఇంకొక 20,000 కలిపి 1,90,000 పంచుతా ఉన్నాం. ఇది 20,000 అదనంగా మనం ఈ సంవత్సరం కార్మికులు పంచుతాము. ఇది కాకుండా కూడా ఇంకా కార్మికుల భవిష్యత్తు కోసం పెద్ద ఎత్తున సింగరేణి సంస్థ చేత విస్తరించడానికి తీసుకోవాల్సిన చర్యలు కూడా चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो राशन कार्ड जारी करने के लिए ठोस एक्शन प्लान तैयार कर लें। उन्होंने तजवीज़ दी कि नए राशन कार्ड के लिए दरखास्तें 2 अक्टूबर से कबूल की जाएँ। चीफ मिनिस्टर की सदारत में रियासती सेक्रेटरीट में राशन कार्ड के इजराई से मुताल्लिक़ तरीक़ेकार का जायज़ा लिया गया। इस मौके पर रियासती वज़रा उत्तम कुमार रेड्डी, पी श्रीनिवास रेड्डी और दामोदर राज नरसिम्हा ने राशन कार्ड के इजरा के सिलसिले में अहदेदारों को हिदायत दी। तमाम मुस्तहिक़ीन को डिजिटल राशन कार्ड देने के इक़दाम किए जाएंगे। इस मामले पर जल्द ही एक और जायज़ा इजलास लेने का भी फैसला किया गया। रियासती हुकूमत की चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी और दीगर हुक्काम ने भी इस इजलास में शिरकत की।
चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने हुकूमत तेलंगाना की जानिब से तेलंगाना यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी के लिए 100 करोड़ रुपये मंजूरी दी। इस फैसले से वाकिफ करवाते हुए कहा गया कि हुकूमत की जानिब से स्किल यूनिवर्सिटी के क़याम और इसे चलाने के लिए हुकूमत ने मुल्क के सरकर्दा सनअतकारों की खदमात के हुसूल का फैसला किया है। रेवंत रेड्डी की क़यादत में मीटिंग में डिप्टी चीफ मिनिस्टर वल्लुभट्टी विक्रमार्क, डी श्रीधर बाबू, सदरनशीन महिंद्रा ग्रुप आनंद महिंद्रा, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी और दीगर हुक्काम मौजूद थे। रियासती हुकूमत की जानिब से नौजवानों को हुनरमंद बनाते हुए उन्हें मुलाजिमतों की फराहमी यकीनी बनाने के इक़दामात का फैसला किया गया। हुकूमत ने तेलंगाना यंग इंडिया स्किल यूनिवर्सिटी के क़याम के ज़रिए मौजूदा दौर की ज़रूरत के मुताबिक नए कोर्सेज़ को रोशनास करवाने और नौजवानों को हुनर से आरास्ता करने का फ़ैसला किया। इस दौरान आनंद महिंद्रा ने तेलंगाना में स्किल यूनिवर्सिटी के क़याम के सिलसिले में इक़दामात की सताइश की और कहा कि सनती इदारों में माहिर और हुनरमंद नौजवानों की ज़रूरत। जब इस यूनिवर्सिटी से तरबियत हासिल करने वाले नौजवान बाज़ार में मुलाजिमत के लिए पहुँचेंगे तो उन्हें मुलाजिमत तलाश करना नहीं पड़ेगा, बल्कि कोर्सेज़ की तकमील के साथ ही कंपनियों की जानिब से उन्हें मुलाजिमत की पेशकश कर दी जाएगी। बीआरएस लीडर हरीश राव ने इल्ज़ाम लगाया कि तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत साबिक़ा केसीआर हुकूमत के शुरू करदा कालेश्वरम प्रोजेक्ट को तबाह कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर कालेश्वरम पर काम न किया जाता तो मौलाना सागर में पानी किस तरह आता। हरीश राव ने भी कहा कि आबी वसाइल का भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए। याद रहे कि हरीश राव ने आज मौलाना सागर और दीगर इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर हरीश राव के साथ दीगर पार्टी लीडरान भी मौजूद थे। ఇలా ఈ నీళ్లు వస్తున్నాయి గోదావరి జలాలు ఆ కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులో అంతర్భాగం కాదా? కేసీఆర్ కట్టించినటువంటి అన్నపూర్ణ, రంగనాయక సాగర్, మల్లన్న సాగర్, కొండపోచమ్మ సాగర్ ఇవన్నీ కాళేశ్వరంలో అంతర్భాగం కాదా? ఇవాళ అన్నపూర్ణలో 3 టీఎంసీలు ఉన్నాయి, రంగనాయక సాగర్ లో 3 టీఎంసీలు ఉన్నాయి, మల్లన్న సాగర్ లో 21 టీఎంసీలు నింపుకున్నాం, కొండపోచమ్మలో 10 టీఎంసీల నీళ్లు నింపుకున్నామంటే ఇది కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు. నిజంగా చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది. కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు కొంతమంది ఇప్పటికీ దుష్ప్రచారం చేస్తున్నారు. కాంగ్రెస్ దంతా డైవర్షన్ పాలిటిక్స్, మాదేమో రైతులకు నీళ్లు ఇవ్వాలనేటువంటి తపన. మాది వాటర్ డైవర్షన్ అయితే కాంగ్రెస్ దేమో డైవర్షన్ పాలిటిక్స్, అటెన్షన్ డైవర్షన్ చేసేటువంటి ప్రయత్నం కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు చేస్తున్నారు. బట్ ఈరోజు ప్రజలకు సజీవ సాక్ష్యం కదా, ఇంతకంటే సాక్ష్యం ఏం కావాలి? కాళేశ్వరం కొట్టుకుపోయిందనేటువంటి మూర్ఖులకు 21 టీఎంసీలతో సముద్రాన్ని తలపించే ఈ మల్లన్న సాగరే ఒక సజీవ సాక్ష్యం. ఇంతకంటే ఇంకొక సాక్ష్యం ఉండదు. ఇప్పటికైనా కాంగ్రెస్ నాయకులు మీరు కూడా వచ్చి ఇంత పసుపు కుంకుమ వేసి కొబ్బరికాయ కొడితే మీ పాపాలు తొలగిపోతాయి. ఆనాడు ప్రాజెక్టు కట్టేటప్పుడు అడ్డం పడ్డారు, కోర్టులలో కేసులు వేసిండ్రు. కనీసం ఇలా సంతోషాన్ని పంచుకుందామని వస్తే ఇవాళ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు డైవర్షన్ టాక్టిక్స్ చేస్తా ఉన్నారు. शाही मस्जिद बाग़ आमा नापली हैदराबाद के खतीब मौलाना हाफिज़ अब्दुर्रहमान अल-हमूमी ने कहा कि मीलाद के नाम पर चंद नौजवान जो हंगामा कर रहे हैं वो किसी भी तरह दुरुस्त करार नहीं दिया जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि उलमा और दानिश्वर इस मामले में आगे बढ़कर काम करें। अज़ीज़ान गिरामी, जो कल रात शहर हैदराबाद के अंदर हुआ है, मेरी तो आप तमाम से दरख्वास्त है कि पूरा हैदराबाद, उसके अवाम, उसके खवास, उसके उलमा, उसके मशाइख, उसके तमाम मुस्लिम सब मिलकर अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करें, तौबा करें। कोई अपना पल्ला नहीं झाड़ सकता। कहां से निकल के आ गई थी ये कौम जो अल्लाह के रसूल के नाम के साथ इतनी बेअदबी, पूरी रात बेअदबी होती रही, पूरी रात बेअदबी होती रही। अल्लाह अकबर। तरह तरह के डांस, तरह तरह के गाने, तरह तरह के सॉन्ग्स, उसके लिए रास्ते खराब किए गए, उसके लिए लड़ाई झगड़े हुए। वो कहां से आए थे, कौन थे? हम तमाम जिम्मेदार हैं, पूरे उलमा और अहले मदारिस। इसके अंदर कोई ये ना कहे कि हमने कॉल नहीं दिया था। इसके अंदर देवबंदी हजरात हो, बरेलवी हजरात हो, जमात इस्लामी के हजरात हो, तबलीगी हजरात हो। अरे ये रसूलुल्लाह की नामूस का मामला, हुजूर की इज्जत और नामूस का मामला है। डेनमार्क वालों से अगर गुस्ताखियां होती है तो आपको तकलीफ होती है। फ्रांस वालों के उन्होंने कार्टून उतारा है तो आपको तकलीफ होती है। उन्होंने कार्टून उतारकर हुजूर का चेहरा जितना, हुजूर की इमेज को इतना मुतासिर नहीं किया था, डेनमार्क और फ्रांस वालों ने हुजूर की इमेज इतना मुतासिर नहीं किया था जितना कल रात पुराने शहर की गलियों में हुजूर का इमेज को मुतासिर किया गया। इस्तिग़फ़ार करें, सब मिलकर इस्तिग़फ़ार करें, प्लानिंग करें आइंदा साल की। मैं बेंगलुरु की मिसाल देना चाहता हूं। मुझे मालूम है
देवबंदी मकतब फिक्र ये मीलाद के उन्वान से थोड़ा अपने आप को दूर रखते हैं, लेकिन बेंगलुरु के उलमा को मैं सलूट करता हूं, उन्होंने इसके बावजूद रोडों पे उतर गए, कहा कि ये हमारे बड़ों की फिक्र होगी, ये हमारे बड़ों के खतरे, लेकिन तकाजा इस बात का है कि अब वो खुद मीलाद का जुलूस निकाले। वो उतर गए, लोगों के दरमियान आ गए। जब बुराई में अच्छाई गालिब हो जाए, उलमा हर मकतबे फिक्र के आ जाए और सब रोड पे आ जाए, ये चंद जो नौजवान जो गड़बड़ करके करे हैं वो ऑटोमेटिक थम जाएंगे। आइंदा साल की प्लानिंग करिए, खुदा के लिए हम दो जुलूस, दो अलग अलग मजहबों के जुलूस। मरकज़ की जानिब से वेव्स एंड क्रिएट इन इंडिया चैलेंजेस के मौजू पर होने वाली कॉन्फ्रेंस के तहत आज शहर हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस से मरकज़ी वज़ारत इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सेक्रेटरी संजय जारू और दीगर ने भी खिताब किया। सभी सेक्टर्स के, सब सेक्टर्स के लोगों को हम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि वहाँ पे आए, एग्जिबिट करे, एज कस्टमर्स करके आए, वो देखे जाए, एग्जीबिशंस को देखे या पार्टिसिपेट करे। जो ग्लोबल लीडर्स आएंगे उनको सुने और अपने जो परफॉर्मेंसेस है उसको इम्प्रूव करें, अपनी डायरेक्शंस चेंज करें। डायरेक्शंस चेंज करके बहुत बड़ा फ़ायदा भी हो सकता है। एक और चीज़ है कि हमने क्या किया, ये वेव्स की तरफ जाने के लिए हमने कुछ बिल्टअप एक्टिविटीज़ चालू की। वो बिल्टअप एक्टिविटीज़ को हमने बोला है रोड शोज़ और चैलेंजेस। तो हमने तकरीबन 25 चैलेंजेस को लॉन्च किया है। यहाँ पे हम 4 चैलेंजेस के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि ये अभी जो इंस्टीट्यूट में हम है वो खुद एक आर्टिस्टिक कॉलेज है और एनिमेशन, गेमिंग, इसमें वो काम कर रहे हैं। और इसीलिए हम इस कॉलेज में आए कि यहाँ के कॉलेज के बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं चैलेंजेस में आए, और ये ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस क्लबों के कितने लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, तो तकरीबन 15 to 20 लाख। तो इस तरह हम ये डेमोक्रेटिक डिविडेंड को हम एक डायरेक्शन देके ग्लोबल प्लेटफॉर्म वेव जैसे हम प्रोवाइड करें। सर एक आखिरी सवाल, ये टोटल पार्टिसिपेशन जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो ग्लोबल लीडर्स का, वो तकरीबन 12,000 के करीब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और इसमें जो ग्लोबल सीईओ जो आएंगे उसमें भी तकरीबन हम few thousands के करीब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और इसीलिए हमने बहुत बड़ा वेन्यू लिया है, भारत मंडपम ITBU का है, दिल्ली में है। और ये 5 से 9 फरवरी तक रहेगा। और इसमें 3 दिन जो बिजनेस डेज रहेंगे और 2 दिन जो है 8 और 9 वो रहेंगे हमारे पब्लिक डेज, कि जहाँ पे वो एग्जीबिशन जो है सभी पब्लिक के लिए अवेलेबल रहेगा, खुला रहेगा विदाउट टिकट। ओके सर, लास्ट सवाल जी, ये हम जो कर रहे हैं ये सभी यूज़ के लिए कर रहे हैं। जो पूरी जो इंडस्ट्री MID सेक्टर, इसमें अगर सबसे ज़्यादा अगर आप लोग देखेंगे तो यूथ ही सबसे ज़्यादा है। टॉप लेवल पे आप समझ सकते हैं कि थोड़े ओल्ड लोग हैं, लेकिन मैक्सिमम जो वर्कफोर्स है वो यूथ है। एनिमेशन, गेमिंग, एक्सटेंडेड रियलिटी, जनरेटिव AI, ये सब जो है नए एरियाज़ हैं और इसमें यंग लोग ही सबसे ज़्यादा हैं। चारमीनार के करीब मिलाद जुलूस के दौरान वैन में मौजूद डीजे में आग लगी, जिसके सबब हुजूम जमा हो गया था। पुलिस ने हुजूम को मुंतशिर करने के लिए हल्की ताकत का इस्तेमाल किया, जिसके बाद अफरा तफरी फैल गई। ताहम कोई जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। कमिश्नर पुलिस शहर हैदराबाद CV आनंद ने दावा किया कि चारमीनार के करीब हुजूम को काबू में करने के लिए लाठी चार्ज नहीं किया गया, बल्कि किसी जानी नुकसान से लोगों को बचाने के लिए हल्की ताकत इस्तेमाल की गई। उन्होंने भी कहा कि पुलिस की जानिब से बैरिकेड्स लगाकर लोगों को हटाया गया, इसको लाठी चार्ज कहना दुरुस्त नहीं होगा। आइए देखते हैं CV आनंद का ये बयान। लाठी चार्ज नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पर आपको पता है कि एक DJ में वो आग लग गई थी, वो एक एक्सीडेंट है। और अगर वो DJ का जो बैटरी है, अगर वहाँ से आग फैल के डीजल टैंक पे अगर उसको लग जाता तो बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। तो इस प्रोटेक्शन की वजह से, सेफ्टी मेजर्स की वजह से सबको बैरिकेड लगा के थोड़ा दूर रखना पड़ा। और उसको भी तोड़ के अगर थोड़े लोग आगे आए हैं तो उनको रिक्वेस्ट करके पीछे जाने के लिए कहा गया था। तो उसको लाठीचार्ज आप कहेंगे तो वो बुरी बात है। ये पब्लिक के सेफ्टी के लिए किया गया। पुराने शहर हैदराबाद के बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन के हदूद में पटाखों की तैयारी के दौरान हुए धमाके में जख्मी खातून की आज मौत हो गई। पुलिस राय के मुताबिक एक मकान में पटाखे तैयार किए जा रहे थे कि अचानक धमाका हो गया था, जिसकी वजह से मकान की छत भी उड़ गई और दीवारों को भी नुकसान पहुंचा था। इस हादसे में जुमला 7 अफराद जख्मी हुए, जिनमें 2 बच्चे शामिल हैं। उन्हें इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया गया था। आज इलाज के दौरान जख्मी खातून शाकिरा बेगम की मौत की इत्तला है। पुलिस ने इलाज को पोस्टमार्टम के बाद वरसा के हवाले कर दिया है, जबकि दीगर जख्मी
अस्पताल में ज़ेरे इलाज बताए गए हैं। जिनसी ज़्यादती के मुलजिम टॉलीवुड कोरियोग्राफर जानी मास्टर को आज जुमा 20 सितंबर को 14 दिनों के लिए अदालती तहवील में भेज दिया गया है। वाज़ेह है कि कोरियोग्राफर, जिसका असल नाम शेख जानी बादशाह है, इस पर साल 2019 में एक नाबालिग रक़ासा के साथ जिनसी ज़्यादती करने पर पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। रक़ासा उस वक्त कम उम्र यानी सिर्फ 15 साल की ही थी। और अब बढ़ते हैं चंद अहम कौमी और आलमी ख़बरों की जानिब। वक्फ बोर्ड तरमीम बिल 2024 पर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने अवाम से ईमेल और तहरीरी खतूत के जरिए तजावीज़ तलब की। इत्तलात के मुताबिक JPC को 18 सितंबर 2024 तक बड़ी तादाद में ईमेल मौसूल हुए। कमेटी के इनबॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा 33,43,404 ईमेल की गुंजाइश है। कमेटी को तहरीरी खतूत की सूरत में लगभग 30 लाख तजावीज़ मौसूल हुई। ज़राए के मुताबिक ईमेल और तहरीरी खतूत के जरिए मजमूई तौर पर 1,20,00,000 से ज़ायद तजावीज़ JPC के पास पहुंची। कमेटी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने लोकसभा स्पीकर से मुलाकात की और इन तजावीज़ के मुताले और रिपोर्ट की तैयारी के लिए मज़ीद अफसरान फराहम करने की दरख्वास्त की थी, जिसके बाद 15 अफसरान और मुलाजिमीन को JPC की रिपोर्ट में मदद के लिए शामिल कर लिया गया है। ख्याल रहे कि वक्फ बोर्ड तरमीम बिल पर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के मुतादिद इजलास हो चुके हैं, जिनमें हुक्मरान जमात और अपोजिशन अरकान पार्लिमान के दरमियान शदीद मुबाहसे हुए। इन इजलासों में बिल के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर किया जा रहा है और दोनों जानिब से सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के जस्टिस V श्रीशानंद की जानिब से बेंगलुरु के एक इलाके को पाकिस्तान कहने पर असखुद नोटिस लिया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की सरबराही में 5 जजों की बेंच ने अदालती अक़दार को बरकरार रखने पर जोर दिया है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें अदालती कार्रवाई के दौरान कर्नाटक हाई कोर्ट के एक जज जस्टिस V श्रीशानंद को बेंगलुरु के एक इलाके को पाकिस्तान कहते हुए देखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि कर्नाटक हाई कोर्ट के जज ने गैर ज़रूरी रिमार्क्स दिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इस मामले पर रहनुमायाना खतूत यानी गाइडलाइंस जारी करेंगे और इस केस की अगली समाअत 25 सितंबर को मुकर्रर की गई है। कांग्रेस लीडर सचिन पायलट ने वन नेशन वन इलेक्शन, वक्फ तरमीमी बिल और दीगर कई उमूर पर मीडिया से बातचीत की। उन्होंने मोदी हुकूमत और उनके वज़रा पर तनकीदें की और कहा कि 100 दिनों के मंसूबे बताए गए थे, लेकिन आवाम के लिए कोई इक़दामात अमली तौर पर नहीं किए गए। कहते थे कि 100 दिन के अंदर हमारा एजेंडा होगा, अलग अलग मंत्रालय का हमने मापदंड तय किया है, लेकिन दुर्भाग्यवश इन 100 दिन में ये कुछ कर नहीं पाए। और जो बिल पार्लियामेंट में लेकर आए, एक बिल लेकर आए लैटरल एंट्री का, उसमें आरक्षण की कोई प्रावधान की स्थिति नहीं थी, उस बिल को विड्रॉ किया। वक्फ बोर्ड का बिल लेकर आए, उसको विड्रॉ किया। तो सरकार घोषणा करती है, फिर यूटर्न लेना पड़ता है। अभी 2 दिन पहले इन्होंने एक वन नेशन वन इलेक्शन की बात करी है और कैबिनेट से पास कराया। उस दिन जहां जम्मू कश्मीर के पहले चरण का मतदान हो रहा था, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये शगुफा छोड़ा है। और हर बार की तरह इस निर्णय को भी सरकार को यूटर्न लेना पड़ेगा, क्योंकि जो संख्या बल चाहिए पार्लियामेंट में, इतना बहुमत उनके पास है नहीं और किसी से सलाह नहीं, किसी दल से, किसी नेता से। इतना बड़ा देश है, अगर कल मध्यवर्ती चुनाव हो जाते हैं तो क्या पूरे राज्यों में दोबारा चुनाव होंगे? और अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग परिस्थिति हैं, अलग अलग टाइमलाइंस हैं, अलग अलग समय है, मौसम, कैसे संभव है? और बिना चर्चा के आपने उसको पारित कर दिया, लेकिन ये कारगर होना लगभग असंभव है। और हम सब जो विपक्ष की पार्टी के लोग, इंडिया अलायंस के लोग हैं, इसके विरोध में हैं। तो ये तो सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए घोषणा करी गई है। मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा कामयाब होंगे। जहाँ तक चुनाव की बात है, 4 राज्यों के चुनाव होने थे, ये सिर्फ 2 ही राज्यों में चुनाव करवा पा रहे हैं। बाकी झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव इन्होंने पोस्टपोन किए। जब आप 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव नहीं करा पा रहे हैं, राजस्थान में 7 उपचुनाव होने, आप वो नहीं करा पा रहे हैं, तो वन नेशन वन इलेक्शन की आप कैसे बात कर सकते हैं? हरियाणा और जम्मू कश्मीर में दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी पिछड़ रही है और यही कारण है कि लगातार वो बौखलाहट में कांग्रेस पार्टी को और राहुल गांधी जी को टारगेट करते हैं, बेबुनियाद बातें बोलते हैं, अपशब्द बोलते हैं, गालियां देते हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि नेता जो बोल रहा है, लेकिन जो नेता का नेतृत्व करने वाले हैं, अगर वो खंडन नहीं कर रहे, वो दंडित नहीं कर रहे हैं, वो इस बयान को सही मान रहे हैं, तो हमें समझना पड़ेगा कि भारत सरकार और भाजपा की यही सोच है। इसलिए इसका मुकाबला करेंगे। इसकी मैं निंदा करता हूं। पूरे देश भर में आज आक्रोश लोगों को है। जो व्यक्ति संवैधानिक पद पर बैठा है,
राहुल गांधी जी इस देश के प्रतिपक्ष के नेता हैं, उस संवैधानिक पद पर बैठे के व्यक्ति के खिलाफ आप जान से मारने की धमकी दें, उनकी जबान काटने के लिए 11 लाख का इनाम की घोषणा करें, इस प्रकार के लोगों को आप बर्दाश्त कर रहे हैं, मतलब आपकी मानसिकता इसी प्रकार की है। इसलिए जो केंद्र के मंत्री बन गए हैं वो राहुल गांधी जी को आतंकवादी बता रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि केंद्र के मंत्री होकर इस प्रकार की बातें बोल रहे हैं। तो पूरे देश में, सिर्फ कांग्रेस में नहीं, पूरे देश में इस बयान का खंडन लोग कर रहे हैं और मुझे लगता है जितनी भर्त्सना की जाए उतनी कम है। लेकिन हम लोग हटने वाले नहीं हैं। उस रास्ते पर राहुल जी निकल चुके हैं, जवाबदेही तय करने का, लोकतंत्र को मजबूत करने का, विपक्ष की एकता को बनाए रखने का। उस रास्ते पर हम आगे चलेंगे। हम कभी ना डरे हैं ना डरने वाले। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में बतौर प्रसाद तकसीम किए जाने वाले लड्डुओं में गाय की चर्बी के इस्तेमाल का मामला संगीन शक्ल अख्तियार कर गया है। अब मरकजी वजीर बराए फूड प्रहलाद जोशी ने आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू के जरिए तिरुपति के लड्डुओं में मवेशी की चर्बी के इस्तेमाल के सिलसिले में जांच का मुतालबा किया। एनडीए कानून साज पार्टी की मीटिंग के दौरान नायडू ने दावा किया था कि गुज़िश्ता वायस जगन मोहन रेड्डी की क़यादत वाली हुकूमत ने तिरुपति मंदिर को भी नहीं बख्शा और गुज़िश्ता हुकूमत में लड्डू बनाने के लिए घटिया मवाद और मवेशी की चर्बी का इस्तेमाल हुआ। दूसरी जानिब मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने भी इस मामले पर रद्द-ए-अमल दिया और इस मामले की सीबीआई जांच का मुतालबा किया। इस दौरान इत्तला है कि लैब रिपोर्ट में भी साबित हुआ है कि लड्डुओं में गाय की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। और अब बात करेंगे फ़लस्तीन के हवाले से। गाज़िब ज़ालिम मुक़ाबिल इस्राईली फ़ौज ने अमेरिका और मगरबी ममालिक की मदद से गज़ा पट्टी में नस्ल कुशी का सिलसिला जारी रखा। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का सिलसिला मुसलसल जारी है। क़ाबिज़ फ़ौज ने गज़ा में जंगी तैयारों और तोपखानों से हमले किए, जिनमें मज़ीद दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद हो गए। बेघर अफराद की पनागाहों को निशाना बनाया गया, जिसमें मुतादिद शहरी शहीद हुए हैं। शुमाली गज़ा पट्टी में जबलिया पनागुज़ी कैम्प में अल्फाखुरा के इलाके में घर पर इसराइली बमबारी में 2 फ़लस्तीनी बाशिंदे लुक़्मे अजल बन गए। शहदा में एक नौजवान और उसकी अहलिया शामिल है, जबकि जबलिया कैम्प में शहरियों के ग्रुप पर काबिज तैयारों की बमबारी में 4 शहरी शहीद हुए हैं। इसके अलावा इसराइली फ़ौज की जानिब से ग़र्ब उर्दून के शुमाली शहर जनीन में एक बड़ा ऑपरेशन किया गया, जिसमें 7 फ़लस्तीनी नौजवान लुक़्मे अजल बन गए। 7 अक्टूबर से जारी इस जंग में अब तक 41,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। और आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नज़र। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की सदारत में तेलंगाना काबीना का हुआ इजलास। बीसी जुमरा की दर्जाबंदी और तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफा, किसानों का कर्जा, राशन कार्ड की इजराई समेत दीगर उमूर पर गौर व खौस। नए राशन कार्ड के लिए दरख्वास्तें 2 अक्टूबर से कबूल की जाएँ। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अहदेदारों को दी हिदायत। वक्फ बोर्ड तरमीम बिल 2024 पर मुश्तरका पार्लियानी कमेटी को बड़ी तादाद में तहरीरी नुमाइंदगी और ईमेल्स मौसूल हुए। कमेटी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल की लोकसभा स्पीकर से मुलाकात। मजीद 15 अफसरान मुलाजिमीन तफसीली जायजे के लिए दिए गए। कर्नाटक हाई कोर्ट के जज जस्टिस वी श्रीशानंद की जानिब से बेंगलुरु के इलाके को पाकिस्तान कहने पर सुप्रीम कोर्ट ने अज़ लिया नोटिस। 5 जजों की बेंच ने अदालती अक़दार को बरकरार रखने पर दिया जोर। 25 सितंबर को होगी दोबारा समाअत। और काबिज इसराइली फ़ौज ने अमरीकी और मगरबी ममालिक की फ़ौजी मदद से गज़ा पट्टी में जारी रखी नस्ल कुशी की भयानक मुहिम। ताज़ा हमलों में दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यहीं ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फ़रज़ान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।